नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल सुना रहा हूँ, आखिर शब के हम सफ़र। आखिर शब के हम सफ़र। आज इसकी 7वीं किस्त। इस किस्त में जो पहला चैप्टर आपको सुना रहा हूँ उसका उन्वान है शांति निकेतन। शांति निकेतन। अप्रैल 1941 1941 दीपाली सरकार श्री सदन के सामने घास पर बैठी 3rd ईयर के आखिरी पर्चे की तैयारी में मसरूफ़ थी, जब एक लड़की ने करीब से गुजरते हुए चंद लिफाफे उसके सामने गिरा दिए। रोज़ाना जब डाक आती थी उसका दिल धड़क उठता था। उस शाम के बाद से वो ऐसा गायब हुआ कि उसकी तरफ से ना कोई ख़त आया, ना कोई संदेश, ना कोई बादल, ना कोई राजहंस। और जब अनिल कुमार दास ने चार्ल्स बार्लो के मुतालिक दरियाफ्त किया तो वो कुछ ना बता सकी, क्योंकि रोज़ी बैनर्जी ने ढाके से किसी खत का जवाब न दिया था। उसके लिए इतना गम, इतनी फिक्र, इतनी परेशानी सब बेकार है ना। आज इतने महीने गुजर गए। सितंबर में उस शाम को 6 महीने गुजर गए। दीपाली ने पहला लिफाफा खोला, जहां आरा का खत था। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में जब वो ढाके गई, जहां आरा अपने इलाके फरीदपुर गई हुई थी, रोज़ी के मुतालिक मालूम हुआ था कि पादरी साहब ने उसे छुट्टियां गुजारने अपनी बहन के पास लाल मनेर हाट भेज दिया है। उमा देवी कलकत्ते में थी। दीपाली ने सारी छुट्टियां अपने भाइयों के साथ लूडो खेलने में गुजार दी थी। अब इम्तिहान के बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू होंगी और फिर वो चंद्रकुंज वापस जाएगी। जुलाई में कॉलेज खुलेगा, फिर यहाँ आ जाएगी। अगले साल बीए करेगी। उसके बाद क्या होगा? जहां आरा ने लिखा था, रोज़ी का किस्सा तो अब खासा पुराना हो गया। जब मिलोगी पूरी दास्तान सुनाऊंगी। मिसेस बैनर्जी अम्मी के पास आकर रोना रो रही थी। रोज़ी तो इस बात का बिल्कुल जिक्र ही नहीं करती। लाल मनेर हाट से वापस आकर पढ़ाई में मसरूफ़ हो चुकी है। खैर, 3rd ईयर की ऐसी पढ़ाई भी क्या। तुम लोग मुझ पर खामखा रोब झाड़ते हो। बड़ी आई बेचारियां बीए स्टूडेंट्स। और भाई, हमने जो कहा था इंटर के बाद घर बैठे मज़े कर रहे हैं। मज़े क्या कर रहे हैं दीपाली? ये तो बिल्कुल गलत है। मगर अब्बा का हुक्म कैसे टाला जा सकता है? अब्बा आला तालीम के हामी नहीं, तो फिर एफए तक ही क्यों पढ़ाया था? पिछले साल मार्च में जब अब्बा मुस्लिम लीग के इजलास के लिए लाहौर गए थे ना, जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो लाहौर से वापसी पर अलीगढ़ होते हुए आए थे और आकर कहने लगे थे, मैं तुमको बीए के लिए अलीगढ़ भेज दूंगा। मगर उसके बाद फिर इरादा बदल दिया। जाने अब्बा के दिल में मेरे लिए क्या प्रोग्राम है, उनसे कौन पूछ सकता है। मगर रोज़ी ने कमाल कर दिया।
मिस्टर लूथर विश्वास बेचारे को हरी झंडी दिखा दी। मैंने रोजी से कहा, तुम मैं दोनों अपने अपने माहौल के परवरदा हैं, तुम बगावत करके कहाँ जाओगी? और ये ऊंची जात के बंगाली क्रिश्चियन अगर कदामत परस्त होने पर आ गई, अगर कदामत परस्त होने पर आए तो उनका कोई जवाब नहीं। कहने लगी, सॉलिडरिटी मुझे सहारा देगी। मैंने अपने आप को सॉलिडरिटी के लिए वक्फ कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम और रोजी किस किस्म की बातें करती हो और क्या करने वाली हो। अल्लाह तुम लोगों को अक्लें दे, अकल ठिकाने पर रखे। बाकी ढाके के हालात बदस्तूर हैं। तुम्हारी उमा रॉय कलकत्ता ही में है। एक खबर यह है कि नैयर भाई की मंगनी हो गई। वो शमसा खाला नहीं है, अम्मी की पुरानी सहेली जो सगन बगीचे में रहती हैं, उनकी जेठ की लड़की से। हाँ, पर याद आया कि शमसा खाला के पड़ोस में जलपाईगुड़ी से एक मौलवी साहब आकर रहे हैं, मौलवी अब्दुल मजीद खां। अब उनकी लड़की यास्मीन मैट्रिक में पढ़ रही है, तो बेगम अब्दुल मजीद ने खाला से कहा कि यास्मीन की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, कोई उस्तानी उसके लिए लगवा दें। शमसा खाला ने मुझसे जिक्र किया तो मुझे एकदम रोज़ी का ख्याल आया और मैंने रोज़ी से उनकी बातचीत करा दी। यास्मीन मेरे यहाँ आई थी, खासी दिलचस्प लड़की है, मगर मुझे कुछ खपती सी मालूम होती है। जब उसकी अम्मी कमरे से चली गई तो मुझसे चुपके से बोली, ये अम्मी और अब्बा बेकार मुझे आगे पढ़ाने की फिक्र में है, मैं तो डांसर बनूंगी। मैं भौचक्की होकर उसे देखने लगी और मैंने कहा, बीबी, इतना कदावत परस्त खानदान तो तुम्हारे बाप का है, तुम किस तरह डांसर बनोगी, ज़रा ये बताओ। और ढाके में जहाँ 1000 मस्जिदें और 20,000 मौलवी हैं, यास्मीन बीबी तुमने नाच सीख भी लिया तो नाचोगी कहाँ जाकर? मगर वो सर हिलाकर कहने लगी, आपा देख लेना, एक दिन मैं डांसर बनकर ही दिखा दूंगी। मैं समझती हूँ अगर उसके अब्बा ये बात सुन लें तो उसका गला ही घोंट दें। वाकई, मगर ये आजकल की लड़कियां हैं भाई। बहरहाल, अब तो रोज़ी हफ्ते में 4 दिन सगन बगीचे जाकर यास्मीन को अंग्रेज़ी पढ़ा रही है। अच्छा है, उसका जेब खर्च निकल आया। रोज़ी के लिए बड़ा दिल दुखता है, चुप चुप सी रहती है और अक्सर बहुत परेशान नज़र आती है। अब तुम इम्तिहान देकर आओ तो इत्मीनान से गपशप रहेगी। तुम्हारी जहांआरा। इस खत से दीपाली को कुछ अंदाज़ा हुआ कि अब तक रोज़ी ने उसके खत का जवाब क्यों नहीं दिया था। दूसरा खत बाबा का था, मैं खैरियत से हूँ, खुखू, शोनू, टोनू भी अच्छी तरह हैं। तुम्हारी घर से गैर हाजिरी की वजह से टूनू पर निगरानी रखने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए वो बेहद शैतान होता जा रहा है। तुमको पैसों की ज़रूरत हो तो फ़ौरन लिख दिया करो, कभी ये ना सोचो कि मैं तुम्हें पैसे ना भिजवा सकूंगा। कल एक बहुत बड़ी अफसोसनाक बात मालूम हुई थी, तुमको भी मालूम होकर रंज होगा। दीदी ने गोदाम खोलकर
धूप में सुखाने के लिए पुराने कपड़े बाहर निकाले। 1.5-2 साल से बड़ा संदूक नहीं खोला था। उसे खोला तो तुम्हारी मां की 3 बालूचर साड़ियां गायब थीं। चोर किधर से आए, कब चोरी हुई, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे भी बेहद सदमा हुआ, क्योंकि ये मेरी मां की साड़ियां थीं जो उन्होंने तुम्हारी मां को दी थी। ये साड़ियां तुम्हें मालूम होगा पुराने खानदानों में दुल्हनों को दी जाती थी, और तुम्हारी बेचारी मां ने अपनी 3 बहुओं के लिए रख छोड़ी थी। उन्हें बुनने वाले मुर्शिदाबाद के मुसलमान कारीगर कब के मर खप गए, और ये फन भी उनके साथ गया। अब ये साड़ियां मिलती नहीं हैं। दीदी तो चोरी के गम और दहशत से तकरीबन बीमार पड़ गई हैं। तुम जानती हो वो पहले ही से आसाबज़दा हैं। उनको फिक्र है कि चोरों ने घर देख लिया तो बाकी सामान भी निकल जाएगा, और मुझे ये इत्मीनान है कि हमारे घर में और कोई शय चोरी के लायक है ही नहीं। बाबा का खत लिफाफे में वापस रख। दीपाली गुमसुम सर झुकाए बैठी रही और घास की पत्तियां तोड़ा की। फिर उसने घड़ी देखी और लाइब्रेरी जाने के इरादे से यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गई। शाम तक दीपाली लाइब्रेरी में अपनी मखसूस छोटी सी खिड़की में बैठी पढ़ने में मुनहमिक रही। खिड़की की सलाखों के बाहर ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। किताबों की अलमारियों में पुराने कागज़ों की महक रची थी। बेशतर तालिब इल्म हॉल से बाहर जा चुके थे। दीपाली किताब बंद करके सोचने लगी। सुबह डाकखाने जाकर टिकट खरीदेगी, बाबा को खत लिखेगी। जहां आरा का खत फौरी तौर पर जवाब तलब नहीं था। साड़ियों के चोरी के मुताल्लिक अपने रंज का इजहार करेगी। मगर ये दोहरी जिंदगी जो वो 2-2.5 बरस से गुजार रही थी, इसका अंत क्या है? वक्ती जोश खरोश गुजर जाने के बाद जब ज़मीर मलामत करता है कि बाबा को इस तरह धोखे में ना रखो, तो इस ज़मीर का क्या इलाज किया जाए? ज़मीर क्या है? मैं कौन हूं? विश्वा भारती की खिड़की में बैठी हुई ये लड़की कौन है? रेहान दादा कौन है? उमा रॉय और रोजी बैनर्जी कौन है? गुरुदेव और अक्षय और जहांआरा, डॉक्टर बिनोय चंद सरकार, आत्माएं, पिछले संस्कारों के बनाए हुए जहन। क्या एक एक कदम, एक एक हरकत पहले से मुकद्दर है या महज हादसे का नतीजा है? इक्तिसादी, समाजियाती, तारीखी अवामिल। एक मोर निहायत गुरूर से सर उठाए खिड़की के नीचे से गुजर गया। इरफानियत और रूमान और फ़लसफ़े के इस गढ़ में यहाँ से चंद कदम के फासले पर उस सुर्ख आर्टिस्टिक मकान के अंदर गुरुदेव भी मेरे सवालात का जवाब देने के लिए मौजूद हैं। लेकिन रास्ता किसे मालूम है? सॉलिडरिटी, 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 सॉलिडरिटी में जवाब शायद मौजूद है। उठो दीपाली। वो अक्सर 24 घंटे के वक्त के अंदरूनी सफ़र में खुद से कहती रही, उठो, अब ये काम करना है, अब यहाँ से जाना है, अब ये पढ़ना है,
अब उससे बात करनी है, थको मत। वो खिड़की में से उठी और किताबें समेटकर बाहर निकली। अगला चैप्टर, इस चैप्टर का उन्वान है मिस रोजी बैनर्जी और सॉलिडरिटी। रोजी बैनर्जी विश्वास फैमिली की गाड़ी कंपाउंड से बाहर जाने के बाद गुसलखाने की सीढ़ी पर साकित और सामित बैठी रह गई थी। जिस वक्त मिसेस विश्वास सिटिंग रूम में दहाड़ रही थी, वो गुसलखाने के किवाड़ से कान लगाए खड़ी थी और उसे सुना था। हमने इंक्वायरी की। मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिखा, लड़की की शोहरत अच्छी नहीं है, उसके हिंदू बॉयफ्रेंड्स हैं, लड़की कांग्रेसी कम्युनिस्ट हो गई है। वो धक से रह गई। ये खबर किस तरह फैली? अब पापा उसका किस तरह कीमा और भुर्ता बनाएंगे? मगर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उसने रात को अपने कमरे से बाहर निकलकर देखा। पापा और मामा दोनों ने उससे एक लफ्ज नहीं कहा। पापा रोते रहे। ये देखकर उसका दिल कटकर रह गया और मामा की आंखें सूजी हुई थीं, मगर वो दोनों खामोश थे। पादरी बनर्जी की यह खामोशी वक्ती नहीं थी। उस रोज़ के बाद उन्होंने अपनी इकलौती लड़की से बोलचाल तकरीबन बंद कर दी। रेवरेंड बनर्जी की खफगी रोजी से महज इस बिना पर नहीं थी कि उसने लूथर विश्वास और उसके ख़ानदान के सामने उनको बुरी तरह शर्मिंदा किया। उन्होंने दूसरे ही रोज़ मुख्तलिफ ज़राए से रोज़ी की सरगर्मियों के मुतालिक मालूम करवाया था और उनको पता चला था कि मिसेस विश्वास की मार्जरी सिस्टर की इत्तला सही थी। रोज़ी बैनर्जी अक्सर रात बिरात शहर के कोनों खुदरों में चंद मुफस्सिद फितना पर्दाज और हुकूमत के बागी और गद्दार हिंदू और मुसलमान नौजवानों के साथ देखी गई थी। इस इत्तला ने रेवरेंड बैनर्जी का सर झुका दिया था। इसी दौरान चार्ल्स बार्लो के मुतालिक दीपाली का खत पहुंचा। रोजी ने वो खत पुर्जे पुर्जे करके नजरे आतिश कर दिया और लरस कर सोचा, मुझे जेल भेजा जा सकता है अगर किसी को मालूम हो जाए कि मेरे ज़रिए दीपाली आया के भेष में केंटवेल के बंगले पर पहुंची थी, तो मुझे जेल हो सकती है। मैं अपने सीधे और नेकदिल बाप को किस कसूर की सज़ा दे रही हूँ? क्या ये उनका कसूर था कि मामा को बाल विधवा बनना पड़ा, या खुद उन्होंने पेट की खातिर मज़हब तब्दील कर लिया? मेरी समझ में ये चंद बातें आ गई हैं, तो क्या दुनिया के हालात बदल जाएंगे? वो अब खामोशी से कॉलेज जाती और वापस आकर अपने कमरे में पड़ी रहती। छुट्टियों में एस्थर बैनर्जी ने शौहर को समझा बुझाकर उसके लिए लाल मनेर हाट का टिकट मंगवाया। शुमाली बंगाल से वापस आकर वो फिर अपनी पढ़ाई में लग गई। कभी कभार जहां आरा के सरार पर अर्जुमन मंजिल चली जाती, मगर अर्जुमन मंजिल की इमारत और आसाइश से और ज़्यादा मुस्तरिब हो जाती। ये लोग इतने अमीर और बाइज्जत हैं, मैं गरीब और कम हैसियत। वो घटिया चमरेशियन लोग मेरे घर आकर मेरे माँ बाप को उनके फ्लास का ताना देकर चले जाते हैं और मेरा बाप मेरी खातिर आंसू बहाता है। आखिर ये सब क्यों? मैं इसका हल किस तरह तलाश करूं? फिर जहांआरा ने उसके लिए मौलाना साहब के यहाँ सगन बगीचे में ट्यूशन लगा दिया। वो लड़की यास्मीन भी खासी बाउली सी थी,
जाने हम लोगों का क्या हासिल होगा। और वो शाम को वहां जाने लगी। एक रोज वो ट्यूशन लगवाने का शुक्रिया अदा करने अर्जुमन मंजिल गई तो जहांआरा ने बड़ी हैरत से उसे देखा। शुमाली बंगाल की ब्राह्मण औरतें बेहद गोरी होती हैं और रोजी भी अपने सफेद और हसीन रंगरूप के लिए मशहूर थी। जहांआरा ने उसे कहा, रोजी तुम बिल्कुल पीली पड़ गई। तुमने उनको चलता किया, बहुत अच्छा किया। अब क्यों कलस रही हो? सोचो, तुम में इतनी हिम्मत है कि इनकार कर दो। मगर जब मेरी इस तरह शादी तय की जाएगी तो मैं सर झुकाकर हां कर दूंगी। तुम्हारी शादी जहांआरा? रोजी ने पूछा। अचानक जहांआरा गांव तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। जीसस क्राइस्ट, तुमको क्या हो गया जहांआरा? रोजी ने घबरा कर कहा। कुछ भी तो नहीं, जहांआरा ने आंसू पोंछ कर कहा और सीधी हो बैठी। रोजी ने पहली बार जहांआरा को ताज्जुब से देखा। ये खुशकिस्मत, बाइज्जत, पर्दा नशीन रईसजादी जो बैरूनी दुनिया के खतरों और मुसीबतों से महफूज और मामून अपनी महल सरा में आराम से बैठी है, इसे क्या फिक्र है? सिर्फ यही कि न जाने कैसे आदमी से शादी होगी। सारी पर्दा नशीन लड़कियों का महज यही एक मसला था। जहांआरा रोजी और दीपाली दोनों से बड़ी थी और रोजी को याद आया, पिछले साल एक मर्तबा मामा कह रही थी, बेगम कमरुज़्ज़मा इस फिक्र में घुली जा रही हैं कि जहांआरा 24 साल की हो गई। अपने हम पल्ला रऊसा के लड़के जाहिल और निकम्मे हैं। मुतवस्सित तबके में ब्याह देने से नाक कट जाएगी। इसके अलावा जहांआरा की शादी के सिलसिले में और क्या मसाइल थे? उनका जिक्र बेगम कमरुज़्ज़मा ने मिसेस बैनर्जी से नहीं किया था। खुद जहांआरा ने अपने निजी मामलात के बारे में अपनी सहेलियों से आज तक कोई तस्करा नहीं किया था। जहांआरा की अच्छी खासी शक्ल थी। वो दीपाली की तरह दिलकश और रोजी की तरह गोरी ना थी, लेकिन वो समझदार, हिस्सास और खामोश तबीयत लड़की थी। उसका एक बड़ा भाई और 2 छोटी बहनें थीं, लेकिन वो उन सबसे मुख्तलिफ और अलहदा मालूम होती थी। रोजी ने आज तक जहांआरा की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक ना सोचा था। उसे और दीपाली को कॉलेज के ड्रामों और अब सियासी मसाइल ही से फुर्सत नहीं थी। हम सब अपनी अपनी दिलचस्पियों और अपने अपने आइडियल्स के सिलसिले में कितने खुदगर्ज हैं। रोजी को उस वक्त पहली बार ख्याल आया। उसने दोबारा जहांआरा पर नजर डाली, जो अपनी शानदार ख्वाबगाह में मसनद पर नीम दराज फिर चुपके चुपके रो रही थी। जहांआरा, रोजी ने उलझन से कहा, वो पिछले चंद महीनों में बड़ी हो गई थी और खुद को बूढ़ी औरत समझने लगी थी। चंद माह कबल अगर वो जहांआरा को इस तरह रोते देख लेती तो फ्यूडल रोमांटिक हीरोइन कह कर किस तरह उसे न चिढ़ाती। फिर रोजी ने सोचा, मैं और दीपाली खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास सॉलिडरिटी मौजूद है, जो हमारे ज़ाती और जज्बाती मसाइल सुलझाने में हमारी मदद करेगी। मगर बेचारी जहांआरा, वाक़या ये है कि अपने जागीरी मजहबी रजत पसंद तमद्दुनी हिसार में कैद है और उसे सहारा देने वाला कोई नहीं, ना ये कुछ समझना चाहती है। फिर जहांआरा
मसनद से टांगें लटका कर बैठ गई। अपनी जामदानी की साड़ी के पल्लू को एक बाजू पर लपेटते हुए उसने तेवरी पर बल डालकर कहा, रोज़ी, ज़रा अपनी सूरत देख आईने में। इतने दिनों में ऐसी जर्द पड़ गई तो अभी से सोच लो कि किस हद तक बगावत करोगी। सॉलिडरिटी रोज़ी के मुंह से बेख्तियार निकला। वो किस बला का नाम है? जहांआरा ने गुस्से से कहा। फिर उसने मुलाजिमा को चाय लाने के लिए आवाज़ दी। मैंने सॉलिडरिटी के लिए खुद को वक्फ कर दिया है, वही मुझे सहारा देगी। रोज़ी ने डरते डरते कहा। जहांआरा ने उसे अचंभे से देखा। तुमको कुछ मालूम नहीं जहांआरा बेगम कि दुनिया में क्या होने वाला है। रोज़ी ने अब ज़रा बाहिम्मत आवाज़ में कहा। तुम्हें मालूम है? जहांआरा ने सवाल किया। रोज़ी खामोश हो गई। माला नुकड़ी कश्ती में चाय लेकर हाजिर हुई। जहांआरा की छोटी बहनें अंजुम आरा और अख्तर आरा शोर मचाती अंदर आ गईं। जहांआरा फ़ौरन हंस हंस के और मसनूई बशाशत से उनके साथ बातें करने लगी। रोज़ी चुपचाप कश्ती के गंगा जमनी नक्शो निगार को देखती रही। और सुनाओ रोज़ी, जहांआरा ने चाय बनाकर उसे देते हुए कहा। तुम्हारी शागिर्द और मुस्तकबिल की मशहूर रक्कासा यास्मीन मजीद के क्या हाल है? आमार अगले चैप्टर का उन्वान है आमार प्राणीर आराम बोनेर आनंद। बंगाली है, मुझे बंगाली नहीं आती है, तो गलत पढ़ा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बीए प्रीवियस के इम्तिहानात ख़त्म हो चुके थे, मगर दीपाली मौसीकी के एक आला इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में मज़ीद चंद हफ्तों के लिए शांति निकेतन में ठहरी हुई थी। सारी दर्सगाह तकरीबन सुनसान थी। आखिर मई की एक गर्म शाम वो कला भवन के बाग में घास में डूबे गौतम बुद्ध के मुजस्समे के नीचे बैठी कदीम रागों के शजरे पर सर खपा रही थी, जब दरख्तों में से निकलकर अनिल कुमार दास उसके सामने नमूदार हुआ। अनिल एक खुशमिजाज लड़का था। हर वक्त बातें खिली रहती थी। सामने आकर नमस्कार करने के बाद उसने किताब दीपाली को दी। दीपाली ने किताब खोली। उसमें से हस्बे तवक्को एक पर्चा निकला। दीपाली का दिल बड़े जोर से धड़क उठा। पर्चे में लिखा था, प्यारी बच्ची, माफ़ करना, तुमको इतने तवील अरसे तक कोई खैर खबर ना भिजवा सका। अंदाज़े तहरीर किस कदर गैर शख्सी था। कहाँ की तकनीक है, वाकई दीपाली ने सोचा। तुमने इस बार हमें खासी बुरी तरह लेट डाउन कर दिया। मगर जाहिर है कोई ज़बरदस्त मजबूरी रही होगी। बहरहाल अब अनिल तुमसे जो कहता है उस पर जल्द अज जल्द अमल करो। इसमें तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। फ़कत रेहानदा दिसंबर के महीने से खुलना और उसके बाद नवाखली में थे। आजकल वो खासुल खास सुंदरबन में एक जगह छुपे हुए हैं। मैं उनके पास से कल ही वापस आया हूँ। रेडियो की नई बैटरी लेकर गया था। अनिल इत्मीनान से घास पर बैठ गया। मगर रेहानदा ने मुझे क्या करने को कहा है? दीपाली ने पूछा। बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। मैं तो समझा था कि आप ढाके वापस गईं, मगर रास्ते में मालूम हुआ कि आप अभी। अनिल, बात बताओ। दीपाली ने ज़रा झुंझला कर कहा।
बात कुछ भी नहीं। अनिल ने खींचन निकाल कर जवाब दिया, रेहान दा ने आपको सुंदरबन बुलाया है क्या? हैं दीदी, मुझे सुंदरबन क्यों बुलाया है? वहां पहुंचना आसान है। और किस लिए? पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं है, बड़ा खतरनाक सफर है दीदी। और क्यों बुलाया है ये मुझे क्या मालूम। सिर्फ इतना ही कहा था, अपनी दीपाली दी को फौरन ये संदेशा दो कि एक बेहद मीटिंग में उनकी शिरकत ज़रूरी है। और कौन कौन जा रहे हैं? दादा ने कहा था दीपाली को बता देना कि सुरेंद्र दा, महफूजुर रहमान मियाँ और उनकी बीवी आयशा आपा आएंगे। 12 साल से यहाँ से आप होंगी और महमूदुल हक दा ढाके से पहुँचेंगे। कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें भी मंगवाई हैं, लेती जाइएगा। अनिल ने कुर्ते की जेब से एक फहरिस्त निकाल कर थमा दी। फहरिस्त में चंद नए अखबारों और बरतानवी रिसालों के नाम लिखे थे। दादा को बस इन किताबों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। दीपाली ने ताज्जुब से पूछा, उनका दिल कभी अच्छे खाने खाने को भी तो चाहता होगा। मैं ये कुछ नहीं बताया, ले जाइए एक आध अचार चटनी। और मैं जाऊंगी यहां से किस तरह? आप यहां से राना घाट स्टेशन तक अकेली जाइए। रेहान दा का एक आदमी आपको राना घाट स्टेशन पर मिलेगा। वो आपको जैसोर के रास्ते से खुलना पहुंचाएगा। वहां से एक और आदमी आपको बाघेर हाट तक ले जाएगा। बाघेर हाट से अगले 15 मिनट उसने दीपाली को रेहान तक पहुंचने का पेचदार रास्ता समझाने में सर्फ किया और एक तिनके से मिट्टी पर दरियाओं और ट्रेनों का नक्शा बना दिया। दीपाली आंखें फैलाए नक्शा समझने की कोशिश करती रही। फिर अनिल जल्दी से उठा और मदारी की तरह जेब से निकालकर 200 के नोट उसे थमा दिए। ये क्या है? रेहान दा ने भिजवाए किराए के लिए। वो कह रहे थे दीपाली से कहना आजकल हम बहुत सख्त रईस हो रहे हैं, इसीलिए तुम लोग जल्दी से आकर जंगल में थोड़ा सा जश्न मना जाओ। फिर पैसे ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद और भी न जाने क्या हो जाए। ये बेकार की बात है। दीपाली ने मतानत से कहा, तुम्हारे रेहान दा बास मर्तबा ऐसी मेलोड्रामेटिक बातें क्यों करने लगते हैं? उसने नोट अपने बैग में रख लिए। अच्छा मैं भागता हूं दीदी, आपको जिस दिन रवाना हो, माफ कीजिए, आपको जिस दिन रवाना होना हो मुझे एक पोस्ट कार्ड डाल दीजिएगा। मैं आपको यहां से राना घाट जाने वाली ट्रेन पर बिठा दूंगा। अनिल सर से ऊपर हाथ उठाकर उसे नमस्कार करते हुए लंबे लंबे डग भरता सड़क की तरफ चला गया। दीपाली गौतम बुद्ध के काले ऊंचे मुजस्समे के पैरों को गौर से देखने लगी। कला भवन के जिस फनकार ने यह मुजस्समा बनाया था वो वाकई बड़ा ज़बरदस्त माहिर एनाटॉमी था, क्योंकि पाँव की एक एक उंगली का एक एक जोड़ और नाखून बेहद हकीकी मालूम हो रहा था। सामने दूसरे श्यामली झोपड़ों की दीवारों पर बने हुए श्याम मुजस्समे भी बड़े जानदार से दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेघदूत के स्टेज पर वस्त्र में खड़ी है और डेकोर की मूर्तियां उसे घूर घूर कर देख रही हैं। उसने सर उठाकर देखा। स्याह बादल खलीज बंगाल और सुंदरबन के ऊपर से बहते बीरभूम की सिमत बढ़ते चले आ रहे थे। उसने आंखों पर जोर डालकर ध्यान से देखा
तो स्याह बादलों में एक सफ़ेद बगला ऊपर उड़ता जा रहा था। वो दिल ही दिल में खूब मुस्कुराई। उसका चेहरा भी मुतबस्सम था। फिर उसने जल्दी जल्दी हॉस्टल की सिमत कदम बढ़ाने शुरू किए। रात को अपने कमरे में लैंप के सामने बैठकर खुद से कहा, अब मैं अपने बाप को एक और ज़बरदस्त धोखा देती हूँ। उसने लिखा, बाबा, यहाँ से लोकगीत जमा करने वालों को, माफ़ कीजिएगा बाबा, यहाँ से लोकगीत जमा करने वालों की एक टोली संथाल परगना के गांवों में जा रही है। उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा है, क्योंकि ये टूर मेरी थ्योरी ऑफ म्यूज़िक के दूसरे पर्चे के लिए बहुत कारआमद साबित होगा। मैं जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करूंगी। आप फिक्र न कीजिए। आपकी बेटी दीपाली। खत बंद करके वो बाहर आई। नीम तारीख रविशों और सुनसान बाग में से गुजरती सड़क तक पहुंची और आंखें बंद करके खत लेटर बॉक्स में डाल दिया। ये थी 7वीं किस्त। कल फिर आऊंगा, आपको अगली किस्त सुनाऊंगा। कहानी बहुत लंबी है। अभी तो हम 1/3 भी नहीं पहुंच पाए हैं। अगली किस्त में 1/3 of the story will complete and 2/3 2/3 बाकी रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त। आदाब।